इसकी अरेस्टिंग अगर नहीं होती है और जो पुलिस प्रशासन निशा भगत को बचाने की कोशिश करेंगे उनको मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। निशा भगत है वो वाकई में समाज के लिए गंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है, जबकि वो खुद कहती है ना कि मैं जो गाय हमारी माता है और खुद कहती है कि मैं गाय मांस नहीं खाती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने गाय मांस खाती थी और मुझे जबरन खिलाने का प्रयास की थी। मुझे भी यौन शोषण करने का प्रयास किया, मेरे साथ टॉर्चर की है मुझे, यहाँ तक कि वो लोग सेक्स रैकेट चलाती है, उसके सारे एविडेंस मैंने थाना को प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जोहार कहती हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ये निशा भगत के विरुद्ध में है कि आज मैं निशा भगत के विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज कराई हूँ अरगोड़ा थाने में। और उस एफआईआर में निशा भगत के विरुद्ध में जो लिखा हुआ है कि निशा भगत गौ मांस खाने के लिए मुझे प्रेरित कर रही थी जबरन, निशा भगत सेक्स रैकेट चलाती है और मेरे साथ भी मुझे जो एक लड़का है जिसका मैंने नाम भी लिखा है एफआईआर में, उसके साथ बेचने का कोशिश की थी और बहुत तरह का इस एफआईआर में उस पे आरोप लगा हुआ है। और तो और कल उसने जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पक्ष में जो एफआईआर दर्ज कराया है, उसके बाद निशा भगत का एक बयान आता है निजी चैनल पर, जिसमें वो साफ तौर पे कहती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुषमा बड़ाइक को फेक लेडी करार दिया है और समाज में वो गंदगी है, लेकिन इस तरह का कहीं कोई आदेश पारित नहीं हुआ है मेरे लिए कि सुषमा फेक लेडी है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करती हूँ कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे जीवन जीने का अधिकार दिया है। आज मेरे पास इतना अगर सिक्योरिटी है तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का देन है। अगर आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो निशा भगत किस जगह से वो उठा करके ले आई और कह रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे फेक लेडी करार दिया है और मैंने इस पर उस पे एफआईआर दर्ज कराया है और बहुत जल्द इस पर उसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उसने मुझे भी यौन शोषण करने का प्रयास किया, मेरे साथ टॉर्चर की है मुझे, यहाँ तक कि वो लोग सेक्स रैकेट चलाती है, उसके सारे एविडेंस मैंने थाना को प्रोवाइड कराया है। और इसी पर मैं बताना चाहती हूँ समाज को कि ये जो निशा भगत है वो वाकई में समाज के लिए गंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है, जबकि वो खुद कहती है ना कि मैं जो गाय हमारी माता है और खुद कहती है कि मैं गाय मांस नहीं खाती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने गाय मांस खाती थी और मुझे जबरन खिलाने का प्रयास की थी। तो आज वो जब जिस चीज से वो निकल के बाहर आई है, तो आज ये समाज में भ्रम क्यों फैला रही है जाति और धर्म को लेकर के। तो इसी वजह से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हूँ और जो रांची के जिला प्रशासन है उनसे मैंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। मैडम, ये तो आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जी, जैसे वो आपको जबरदस्ती गौ मांस खिलाया और इसके साथ ही साथ आपने ये बात भी कहा है कि किस तरह से आपके साथ मतलब जबरदस्ती सेक्स की भी जो आपने बात की उन पर सीधा इल्जाम लगाया। ये बहुत बड़ी बात है मैडम। जी, वो गौ मांस खिलाना चाहती थी, लेकिन मैं तो नहीं खाती हूँ चिकन मटन कुछ भी, तो मुझे पता चला और मैंने उसका विरोध किया। और जो मैंने आरोप लगाया है कि वो सेक्स रैकेट करती थी और सेक्सुअल हरासमेंट मुझे करने का कोशिश की, तो उसका कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास भी है। सेक्स रैकेट ये लोग 2-3 लड़कियां मिलकर चलाती थी, जैसे गुमला की परी पासवान, निशा भगत, उन लोगों का एक गैंग चलता है और अभी भी जिसका प्रेजेंट करती है परी पासवान उस वेबसाइट का कि हम लोग महिला पॉर्न वीडियो बनाते हैं और महिलाओं का ये कमाने का बहुत बेहतर जरिया है। इस तरह से महिलाओं को वो लोग प्रेरित करती है और ये इस चीज का साक्ष्य मेरे पास है। तब मैं निशा भगत, जब मैं सोशल मीडिया पे तुम पे जब आरोप लगाई कि तुम बेटी बेचवा हो, तब तो तुमने विरोध नहीं किया और किसी चैनल पे आके नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर सुषमा केस कर देती है तो उसके पास काफी साक्ष्य है, मैं बुरी तरीके से फंस सकती हूँ। और जब आपने जैसा एफआईआर में लिखा है कि जब वो जेल के की नेत्री थी
तब भी आपको संबंधित कुछ लोगों से फोन करके धमकी दिलाया गया, ये वाकया क्या है? देखिए, जब वो जेल की नेत्री थी और जब जयराम महतो से मेरा विवाद हुआ, तब वो मुझे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हें इतनी गाली दिलवाऊंगी, और सच में जेल के वालों ने बहुत गाली गलौज किया। मुझे उस समय लग रहा था कि क्या ऐसा भी समाज होता है, एक पीड़िता। सबसे पहले तो मैं एक पीड़िता थी, तो निशा भगत ने कभी भी ये महसूस करने का कोशिश किया कि सुषमा एक पीड़िता है, उसके साथ क्या गुजरा होगा, उसने क्या दुख दर्द को झेला है। अच्छा, अभी जो इतना बड़ा इल्जाम इन्होंने या फिर इतने बड़े बड़े जो आरोप लगाए, इतने बड़े बड़े अपशब्द कहे जो राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा कहना है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं, जैसे आप रिपोर्टर हैं तो आप भी संविधान का चौथा स्तंभ में आते हैं और मैं आपका भी सम्मान करती हूँ, तो उस गरिमा को मद्देनजर रखते हुए प्रोटेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी के विरुद्ध गाली गलौज करने लगिए, तो ये समाज में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये संविधान का हत्या करने के बराबर है। तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? मैं अब इसकी अरेस्टिंग अगर नहीं होती है और जो पुलिस प्रशासन निशा भगत को बचाने की कोशिश करेंगे उनको मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। भगत जी तो लगातार बताती हैं कि वो समाज सेवा कर रही हैं और लोगों का दर्द जो है वो देख नहीं पाती हैं, इसीलिए वो ऐसा आवाज उठाती हैं। भले वो गलत शब्दों का चयन कर लेती हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो पीड़ित रहती हैं या दुखी रहती हैं कि जो लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है उसको लेकर के वो ऐसा बोले। तो आपको नहीं लगता कि आपको शब्दों पे नहीं उनकी भावनाओं पे जाना चाहिए? अच्छा, आप एक भी कोई भी केस उठा कर के कोई भी मुद्दा हमें कोई प्रेस रिपोर्टर बता दे कि वो आज तक किसको न्याय दिलाने का काम की है, किसके लिए? सिर्फ सड़कों पे चिल्लाने से हो जाता है कि मैं नेता हूं, मैं मंत्री बन जाऊंगी, मैं विधायक बन जाऊंगी। किस पीड़ित महिला के साथ वो खड़ी होकर के ये बोली है कि मैंने उसको न्याय दिलाया है? अभी डीआईजी ग्राउंड का ही एक सामने मामला आया था और वहाँ पे कोई भी नहीं गए थे, लेकिन वो गई थी और डट कर वो खड़ी रही, बल्कि उनपे काफी केस भी किए गए। तो वहाँ के जो पीड़ित रैयत थे उनके साथ वो खड़ी रही। देखिए, उस मैटर में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो निशा भगत वहां डीआईजी ग्राउंड गई थी, वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और अगर उस पे हमें रोक लगाना है तो हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। जैसे कि 4 साल से एक पिटीशन पेंडिंग था, उसी सुनवाई के दरमियान उसमें स्टे लगाया गया कि सभी पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाए। तो संवैधानिक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का। आप ऐसा नहीं कि जो लोग वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, जो फोर्स तैनात थे, जो महिला फोर्स तैनात थी, आखिर उनकी क्या गलती थी कि आप उनको गाली गलौज कर रही है, आप उनके आगे सो जा रही है? तो वो तो अपना ड्यूटी निभा रही है, तो वो सरकार से पूछ के थोड़ी आएंगी कि आपको थप्पड़ मारना है या आपको हमें घसीट के हटाना है या तो हमें थाना ले जाना है। आप उस तरह का माहौल क्रिएट कर दी। एक संवैधानिक तरीका से आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अभी भी आपने उनके लिए क्या किया? क्या कोई PIL फाइल करके उन्हें मुआवजा के लिए मांग की या फिर उनको घर देने का, पुनर्वास देने का कुछ निवेदन किया आपने सरकार से? ऐसा कुछ भी नहीं की है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये निशा भगत जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है आदिवासी समाज के लिए, ये सिर्फ राजनीतिक भावना से ही प्रेरित है? ये समाज को धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है और ये जो संभव नहीं है, जो दूसरे राज्य में हो रहा है, जो विदेशों में हो रहा है, ये अल्पसंख्यक देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है और निशा भगत ये मंशा में कभी कामयाब नहीं होगी। हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। और क्या वो जो कर रही है उसे राजनीति में अपने आप को उपस्थित करने के लिए कर रही है? बिल्कुल, वो राजनीतिक छवि बनाना चाहती है। उनको लगा कि जैसे जयराम में तो गाली गलौज करके वो विधायक बन गए, तो मैं भी उसी तरह गाली गलौज करके विधायक बन जाऊंगी। आपने कहा था कि 24 घंटे के अंदर निशा भगत जी की गिरफ्तारी होगी, और 24 घंटे से ज्यादा हो गए और अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई। देखिए, निशा भगत जैसे कहती है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय को घर से घुस के घसीट के निकालूंगी, घर में घुस के घसीट के निकालूंगी, तो उन्होंने ऐसा किया नहीं किया? तो हम भी प्रशासन को अल्टीमेटम दिए कि 24 घंटा के भीतर उसे अरेस्ट करिए, आप नहीं करिएगा तो हम भी घसीट के निकालेंगे। तो प्रशासन का एक दायरा है कि जब वो नोटिस तैयार करेंगे, उनको नोटिस भेजेंगे। अरेस्टिंग की प्रोसेसिंग हो रही है और वो बहुत जल्द अरेस्ट होंगी।